वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बड़ी सी चमचमाती बिल्डिंग के बाहर ढेर सारे आदमी रॉयल ब्लू कलर का सूट पहने बिल्डिंग को घेरे खड़े थे। उस बिल्डिंग के हर फ्लोर पर लाश से बिछी हुई थी। वही बिल्डिंग के पासी फ्लोर पर वॉल के पीछे छिपी हुई डायना, उससे आगे एक वॉल के पीछे केरन खड़ा था और उसमें थोड़े से आगे केबिन के बाहर राज और राहुल खड़े थे। केबिन के अंदर शायद कोई डील चल रही थी। कुछ ही पलों में डोर खुला और वो 6 बॉडीगार्ड के साथ 4 लोग बाहर निकले। इट्स टाइम टू नेक्स्ट मूव, केडन ने कहा और इसी के साथ राहुल, राज, डायना, पूरी यूरी गले ने एक कार बॉडी स्क्वाड को शूट कर दिया और उन दोनों के साथ 2 आदमी और शूट किए जा चुके थे। पर उन 4 लोगों में से एक लड़की भी थी जो तुरंत अवेयर हो गई थी। लड़की ने अपनी बैग से गन निकाली और फायरिंग की। गोली यूरी के पैर में लगी थी। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। इससे पहले कि किसी और को शूट पर कहा थी, राज ने उसी पर गन पॉइंट कर दी। उसके साथ मौजूद लड़का हड़बड़ा के दूसरी तरफ भागने लगा। तभी डायना और गलेब ने आगे बढ़ लड़के को कॉलर से पकड़ लिया। कोशिश की थी गलीना पर बच्चों वाली थी। कहते हुए डायना ने गलीना का गला पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके सिर पर गन पॉइंट कर ट्रिगर में उंगली फंसाई। रुको डायना, ये भाई का शिकार है और वैसे भी हमें अभी तक वो लड़कियां नहीं मिली है। इसे गोली मार दोगे तो लड़कियों तक कैसे पहुंचेंगे हम? इस आवाज पर सबने गर्दन मोड़ कर देखा तो वेदांत खड़ा था। यूरी को हॉस्पिटल लेकर जाओ गले, वेदांत ने आर्डर दिया। तो गले में हम इधर हिलाई गर्दन हिला, यूरी को फोन कंधे से पकड़कर उठाया और वहां से चला गया। इधर डायना ने कहा, बॉस मुझे मीट लोगों नहीं खाने देते। कहते हुए डायना ने उसे धकेल दिया। उसके साथ उसने हाथ झाड़ते हुए केडन से कहा, केडन मेरे हाथ गंदे हो गए हैं इस ट्रेटर को छूकर, तुम इसे बॉस के पास लेकर चलो, मैं जरा हाथ धो लूं। डायना का ड्रामा देखकर सबको हंसी आ गई। तभी राज ने उस लड़की को गर्दन से पकड़कर कहा, डेनिम को भी तुम ही संभालो केडन, वैसे भी एक फाइटर को दूसरा फाइटर ही संभाल सकता है। कहते हुए राज ने डेनिम को केडन की तरफ धकेला। केडन ने डेनिम की कॉलर पकड़ी और उसे संभाल लिया। आई मिस यू डेनिस, उसने कहा तो डेनिस समझा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं केडन, डेनिस ने दांत पीसते हुए कहा। तो केडन ने साथ ही मुस्कुराती दी, पहले मेरी पकड़ से फूल को तो छुड़ा तो ले, केडन ने कहा। तो सब हंसने लगे। इधर वेदांत ने चारों तरफ नजर घुमाकर फ्लोर का मुआयना किया और कहा, तुम सब ये ड्रामा खत्म करो और बाहर चलो। कहकर वेदांत लिफ्ट की तरफ बढ़ा। बाकी सारे भी उसके पीछे भी चले गए। बिल्डिंग के बाहर विवन कार के डोर से टिका दोनों पैर क्रॉस किए खड़ा था। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की और ब्लैक कलर की जींस पहनी हुई थी। वो इस वक्त बड़े इत्मीनान के साथ सिगरेट के मक्खन से ले रहा था। इधर डायना और केडन ने गलीना और डेनिस को विवन के कदमों में लाकर धकेल दिया। दोनों लड़खड़ाकर उसके कदमों में आ गिरे। बाकी सब भी उसके साथ ही थे। बॉस लड़कियां नहीं मिली। कहते हुए डायना ने अपने हाथ झाड़े। गद्दारों को से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है मेरी, क्यों है ना गलीना? और उसकी सर्द नजर गलीना पर टिकी हुई थी। बॉस आई एम सॉरी, गलीना जो इस वक्त ठंडी जमीन पर बैठी थी उसने कहा। सॉरी माय फुट गलीना, तुम्हें तो पता है ना मैं सॉरी बोलने वालों का क्या हाल करता हूँ। कहकर उसने सिगरेट होठों से सटाई और पंजों के बल बैठ गया। तभी डायना बोली, बॉस इसे नहीं तो किसे पता होगा, आपकी सो कॉल्ड पर्सनल असिस्टेंट थी ये भी इन ये बोली मिर्च डायना। वीवन ने गर्दन उठाकर डायना को घूरा तो डायना ने अपना सर झुका लिया। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी बॉस, उसने कहा। और इधर अब वीवन की नजर डेनिस पर शिफ्ट हुई। डेनिस, केडन तुम्हें मिस कर रहा था, वीवन ने कहा। तो सब हंसने लगे। तभी केडन ने कहा, उस दिन तो भाग गया था पर ये आज कहाँ जाएगा? ब्रैडली हमारी सोच से ज्यादा साथी निकला। बॉस हमारे पहले आदमियों को भड़काया और अब उसके आपके ही दुश्मनों के साथ डील कर रहा है। राहुल ने कहा, बॉस आप कहे तो साले को एक ही बार में टपका दे। राज ने कहा। तो डायना बोली, वो बॉस का शिकार है और बॉस ये तब तक शिकार नहीं करते जब तक कि वे अपने शिकार को तड़पा न ले। बॉस वो लुट गया, अब तक हमें नहीं मिली, राहुल ने कहा। तो वीवन ने जवाब दिया, वे लड़कियों का पता गलीना बताया कि वीवन ने कहा। तो सबने अपनी नजर गलीना पर शिफ्ट की। लड़कियां कहाँ है गलीना? पूछते हुए उसने जल्दी सिगरेट जमीन पर फेंक दी। मुझे नहीं पता बॉस, गलीना ने कहा। तो वीवन ने अपनी गोल्डन इलगन लाइटर निकाली और लाइटर जलाई। गलीना तुम्हें पता है ना कि सॉरी और पता नहीं, ये 2 वर्ड सुनने के बाद मैं लोगों का क्या हाल करता हूँ। हम और उसकी नजर अपने लाइटर से निकल रही लो पर टिकी हुई थी। मुझे नहीं पता, बहुत झूठ बोलने की एक और कोशिश हो गई। झूठ सुनते ही बने लाइटर के लोग उसके स्कर्ट में छुआ आग के लपटों से उसका सर जलने लगा। तो गलीना ने फौरन आग को हाथ से बुझाने लगी और सब बोल दिया। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लॉबी में एक बड़ी सी सबोटोविस की पेंटिंग है। उस पेंटिंग के पीछे चाबियों का गुच्छा है जो बेसमेंट के डोर को लॉक करता है। गलीना ने अब तक आग बुझाकर खुद को बचा लिया था और उसकी बात मुकम्मल होते ही विमन उठ खड़ा हुआ था। गो एंड नीचे एक डायना, उसने डायना से कहा। तो डायना हाँ में गर्दन हिलाकर फौरन अंदर चली गई। इधर विमन ने अपनी सर नजर गलीना और डेनिम पर डाली और राहुल से कहा, ध्यान देना इस बार
ये कहीं भागने ना पाए तो राहुल और राजा आगे आए और उन दोनों के सामने खड़े हुए। तभी कुछ आदमी बिल्डिंग से बाहर निकले। उनमें से एक आदमी ने विवन के पास आकर कहा, बॉस, बिल्डिंग के पिलर पर बम सेट कर दिया गया है। उसने कहा। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन निकाल कॉल पिक की। बोलो सैम। बोलो सैम। कॉल समीर की थी। विमान आर्य ने हमारे साथ फ्लोर में है और वे बहुत बुरी तरह डरा के फोन के दूसरी तरफ मौजूद। सैम ने कहा तो उसकी आंखें सर्द हो गई। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई। उसे सही सलामत घर ले जाओ। मैं लेसी को फोन कर रहा हूँ। वो बाहर लेकर ले लेगी। वे बाहर ले लेगी। उसने उसे दांत पीसते हुए कहा, करण, हाँ भाई, आर यू लुकिंग लाइक ए डोंकी। फोन से आर्यन की आवाज आई और उस आवाज ने उसके गुस्से को हवा देने का काम किया। आज से ज्यादा शायद ही कभी उसे उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आया होगा। इस वक्त अगर उसके सामने होती तो यकीनन वो उसका गला दबा देता। कुछ इतना ही ज्यादा खफादा भी बना रही नहीं। समय करण के साथ भेज रहा हूँ क्योंकि नव्या और रिया भी यहाँ है। फोन की दूसरी तरफ मौजूद समीर ने कहा, तुम घर लेकर जाओगे उसे? उसकी आवाज ठंडी पर करण भी बहन, मैंने बोल दिया ना बॉस। बस कहकर उसने कॉल कट कर दी। उसी वक्त वेदांत वहां सिगरेट का कस लेते हुए वहां पर आया। क्या चल रहा है यहाँ? उसने चारों तरफ नजर घुमाई। तुम कहाँ थे वेदांत? विमन ने कहा, चेक कर रहा था भाई कोई बस तो नहीं गया। कहते हुए वेदांत ने उसके बगल में खड़े होकर कार की डॉग पर टेक लिया। कुछ ही पलों में डायना चाबियों के साथ खेलती हुई वहां पर आई। बॉस, इसने हमें आधी इंफॉर्मेशन ही दी है। वहाँ कोई बेसमेंट का डोर नहीं है। डायना ने चाबी हवा में उछालते हुए कहा, बेसमेंट यही है और उसका पता डेनिस बताएगा। कहते हुए उसने आंख बंद की। इस वक्त उसे आर्यनी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। डायना ने डेनिस पर नजर डाली। बॉस, क्यों ना ये मौका हम केडन को दे दे। वो अब केडन को देख रही थी। बॉस, ये क्या करना है? केडन ने पूछा। पूछो उससे, विवन ने उसे अंदाज में कहा। से थैंक्स टू मी केडन। डायना ने केडन से कहा तो केडन मुस्कुराया। थैंक्स डायना, केडन ने कहा तो वेदांत बोला, तुम दोनों का थैंक यू वेलकम का गेम हो गया तो पूछो उससे। इधर केडन ने डेनिस को कूलर से पकड़ कर उठाया और उसका सिर एक पिलर से भिड़ा दिया। डेनिस जी का बोर्ड रहा है कि केडन, आई एम योर ब्रदर, डेनिस ने कहा और अब तक उसके सिर से खून बहने लगा था। और शर्ट अब डेनिस एक ट्रेटर मेरा भाई नहीं हो सकता। केडन ने कहा। केडन उसका काला कॉलर पकड़ उस पर उठाते हुए एक जोरदार पंच चढ़ दिया। बेसमेंट कहाँ है? केडन ने पूछा। डेनिस का मुंह खून से भर गया था। वो अपने होंठ कोने से खून साफ करते हुए बोला, ये मैं तुझे कभी नहीं बताने वाला। डेनिस ने कहा ही था। केडन ने अपने बैग से गन निकाल। ये बेसमेंट कहाँ है? पूछते उसने 4 गोलियां एक साथ उसके बाह में उतार दी। डेनिस लड़खड़ाकर घुटने के बल जमीन में बैठ गया था। अब भी नहीं बताऊंगा। उसने अपनी बाह में लगी हुई गोली पर हाथ रखा तो यहाँ केडन ने ट्रिगर पर उंगली फंसाई कि विवियन ने कहा, रुको केडन, ये ऐसे नहीं उगलेगा। कहते हुए उसके पास आया। विवन ने पंजों पर बैठते हुए हाथ बढ़ाया तो केडन ने उसके हाथ में गन रखी। बेसमेंट कहाँ है? डेनिस पूछते हुए विवन ने गोली लगी हुई जमीन पर गन की नोक रखी। उस जगह से कूदा। डेनिस चिल्लाया और उसको उगल दिया। ग्राउंड फ्लोर पर सेवेटो बीट के पेंटिंग के पास व्हाइट टाइटल के पीछे एक ब्लू कलर की टाइटल उस पर पैर रख रही। बेसमेंट की सीढ़ियां खुलती है। किसने कहा? विवन उठ खड़ा हुआ। तुम सब जाओ और लड़कियों को लेकर आओ। उसने मैनेजर से तो सारे मैनेजर्स वहां चले गए। इधर विवन ने अपने एक आदमी से कहा, इन दोनों को लेकर जाओ और अंदर कहीं बांध दो। आदमी ने हमें गर्दन नहीं लाई। ये 2 आदमी आगे आए और उन दोनों को वहां से लेकर जाने लगे। दोनों चिल्लाए, बोस, ये सब बेकार था। विवन ने उनकी एक ना सुनी। इधर मैनेजर सीढ़ियां मिल चुकी थी और लड़कियां भी पर साथ में कुछ और भी मिला था जिसे देख उनके आगे फटी रह गई थी। उन्हें समझ आ रहा था कि लड़की ने इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों रखी थी। बेसमेंट गोल्ड और डायमंड से भरा हुआ था। उन्होंने सबसे पहले एक एक कर वहां मौजूद सारी लड़कियों को निकाला, फिर गोल्ड और डायमंड। हालांकि डायमंड के सिर्फ 2 केस थे पर इनकी कीमत भी अरबों में थी। और ये कोई मामूली डायमंड नहीं थे। ये वो डायमंड थे जिनका एक टुकड़ा भी किसी को रातों रात अमीर बना सकता था। क्योंकि डायमंड अब मार्केट में आना बंद हो चुके थे। खैर, यहाँ मैनेजर बाहर आए। बीबन अब तक कार में वेदांत के साथ बैठ चुका था और मैनेजर भी अपनी अपनी कार में बैठे थे। उसने कार की विंडो नीचे की और एक डेंजरस स्माइल दी। इस वक्त उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग पर टिकी हुई थी। वहीं एक आदमी उसकी कार के पास आया और उसे एक रिमोट उसे पकड़ाया। उसने कुछ वक्त तक बिल्डिंग को गौर से देखा और रिमोट का बटन प्रेस किया। उसकी कार आगे बढ़ गई और पीछे एक धमाका हुआ। बिल्डिंग आके लैपटॉप में जलकर खाक हो गई। नीचे और साथ में गिंकलेना और डेनिस भी। तकरीबन 1 घंटे बाद वे इस वक्त अपने रूम में सोफे पर बैठा वाइन की बोतल होठों से लगाया हुआ था। उसने चाय बोतल पहले ही खाली कर दी थी। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और गुस्से की वजह आ रही नहीं थी। अब मैं तुमसे आकर बात करूंगा, आर्यनी सिंघानिया। तुमने मेरी सिधाई का
नाजायज फायदा उठा रखा है। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि असलियत में क्या हूँ, कहते हुए उसने टेबल से हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाया, फोन ऑफ कर दिया। उसने फोन टेबल पर रखा और वाइन की बोतल पोल पर दे मारी। बोतल चकनाचूर हो चुकी थी और वाइन के धब्बे पर इंडिया बंगलोर। उसकी आंख फोन पर आने वाली कॉल के साथ खुली। वो बेड पर बैठी, उसे अपने सिर में बेहद दर्द महसूस हुआ। उसने अपने से घुमाई, अपने कमरे में थी। ऊपर उसे घर किसने छोड़ा? यकीनन करण या सैम ने छोड़ा होगा। फोन दोबारा बजा तो वो अपने सवाल से बाहर निकली। उसने साइड टेबल पर रखा फोन उठाया और कॉल पिक की। हाँ भाई बोले, कहते हुए पेड़ से उतरी। कहाँ हो आ रही ने? उस दिन के बाद तो से तुम कोई ना मैसेज ना कॉल, कितना बेची हो चुकी है तुम? उनकी दूसरी तरफ मौजूद आदित्य ने कहा, भाई काम के लिए थोड़ा बिजी हो गई थी। वो जेल से कपड़े निकाल रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम आज फ्री हो या नहीं? हाँ भाई आज फ्री हूँ मैं, कहते हुए वो वापस बेडरूम आए। तो आज शाम को मिलते हैं। ओके डन भाई, कहकर उसने कॉल कट की और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में वो सब लेकर वॉशरूम से बाहर निकली और कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई। फिर जब डाइनिंग रूम में आई थी तब डाइनिंग रूम खाली था। उसने चेयर पर बैठते हुए नसी से ब्रेकफास्ट लगाने को कहा। नसी ने उसका ब्रेकफास्ट लगाया और अपने फोन स्क्रॉल करते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी। कुछ ही पल गुजरे कि शारदा डाइनिंग रूम में आई। शारदा ने एक नीची तीखी नजर उस पर डाली और चेयर पर बैठ गई। रात भर रंगरलिया बनाकर थक नहीं जाती तुम? शारदा ने तंज कसा। तो उसने शारदा को घूरा। अपने लिमिट्स में रही मदर इन लॉ। नहीं तो वो कहते कहते रुक गई। नहीं तो क्या? शारदा ने फीकी स्माइल की और आगे कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं चाहूँ तो तुम इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। मैं यहाँ अपने पति के साथ हाथ की और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक मुझे कोई छू भी नहीं सकता। मैं आपके चाहने से ना और आपके चाहने ना चाहने से क्या होगा? आखिरी चाहत तो उनकी होगी, उसने कहा। और शारदा को एक अलग ही घमंड नजर आया। उसकी आंखों में बहुत घमंड है ना तुझे अपने पति पर? अब तुझे इस घर से तेरा पति धक्के मार के बाहर निकालेगा। शारदा ने कहा, वैसे लगता है तेरी कल रात की रंगोलियों के बारे में उसे पता नहीं चला है, तभी तू इतना उछल रही है। अगर उसे पता चला तो 2 मिनट तक नहीं लगेंगे तुझे यहाँ से धक्के खाने में। शारदा ने कहा, तो जाइए जाकर बता दीजिए किसने रोका है आपको? उसने कहा, जरूर बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कल रात तू उस किसके साथ मुकाला करके आई है। शारदा ने उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी रही, क्योंकि वह बुरी तरह झुंझला चुके थे। गुस्से से चेयर से उठ खड़े हुए। आप कितना गिर सकते हैं ये मैं सोच पे नहीं सकती थी, उसने शारदा को घूरते हुए कहा। तो नसी जो कब से खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी, उसने कहा, प्लीज मैम काम डाउन एंड ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नसी के अल्फाजों को सुन आरीन ने गर्दन मोड़कर उसे घूरा। तुम मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना ना, कहकर उसने टेबल पर रखे प्लेट पर हाथ मारी। सारा ब्रेकफास्ट फर्श पर बिखर गया और वह फौरन वहां से चली गई। तो श्याम मास्क को वो अपने केबिन में बैठा वेदांत से कुछ बात कर रहा था, तभी केबिन का डोर खोल ग्रेव अंदर आया। बॉस ब्रेडली आपसे बात करना चाहता है, कहकर ब्रेडली ने फोन उसे पकड़ाया। ब्रेडली कहते हुए चेयर पर लीन हुआ। फिर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुड ब्रेडली गुड, यही दम चाहिए। सिंघानिया इसका काम में आ जा, तुझे भरना पड़ेगा सिंघानिया। पहले खुद लायक बना लो ब्रेडली। मैं तो चाहता हूँ कि तुम फिर से खड़े हो और एक बार फिर मैं तुम्हें अपने पैरों तले दबाऊं। एक बार फिर दौड़ो तुम और फिर मैं से तुम्हारा शिकार करूँ, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। तभी केबिन का डोर खुला और डायना अंदर आई। जेट रेडी है बॉस और सारी लड़कियों को बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। डायना ने आते ही कहा। चेयर से उठ खड़ा हुआ। एक बार मैं उन लड़कियों से मिलना चाहूंगा, कहते हुए उसने अपना कोट पहना और केबिन से बाहर निकल गया। वे वेदांत, डायना और गुलाब के साथ लिफ्ट में चला आया। लिफ्ट बेसमेंट में खुली। वो बेसमेंट में आया जहाँ फर्श पर बैठी थी ढेर सारे लड़के, जिनके मुंह काली टेप से लपेटे गए थे। उनके हाथ पैर भी काले कपड़े से बंधे थे। उन लड़कियों के सामने एक किंग साइज का सोफा रखा गया था। उन लड़कियों पर एक गहरी नजर डालते हुए सोफे पर बैठ गया। तुम सबका मालिक अब मैं हूँ और तुम्हारा मालिक होने के लिहाज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सबकी तकलीफ में कोई कसर न छोड़ी जाए, कहते हुए उसने 2 उंगली आगे की। तो गुलाब ने आगे बढ़कर जल्दी सिगरेट उसकी उंगली में फंसाई। वो सिगरेट का कस लेते हुए सोफे से उठा और उनमें से एक लड़की के पास आया। उसने उस लड़की के मुंह पर लगा टेप हटाया।
और तुम कब से कुछ कहना चाह रही हो, कहो क्या कहना है, कहते हुए वापस सोफे पर बैठ गया। विवन तुम माफिया हो, लड़के ने आंखों में हैरत ले कहा। उसने साथ ही मुस्कुराहट दी। हम माहिरा, दिस इज रियल विवन सिंघानिया द गॉड फादर ऑफ अंडरवर्ल्ड, कहकर उसने सिगरेट होठों से सटाई। उसके बगल में बैठा वेदांत कुछ हैरान हुआ। यह वही माहिरा है भाई। माहिरा पर नजर जमाई उसने विवन से पूछा, हाँ ये वही माहिरा है वेदांत। आई कांट बिलीव कि ये इतनी गिरी हुई होगी। वेदांत के मुंह से पैसा हफ्ता निकला। यू बोथ आर भी। माहिरा चिल्लाई तो डायना ने कहा, शट अप गर्ल, तुम्हें पता नहीं है कि बॉस तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। तेरा बॉस एक नंबर का धोखे। माहिरा के अल्फाजों को पूरा होने से पहले ही डायना ने गन निकालकर फायरिंग की थी और गोली उसके कान से होते हुए गुजरी। गोली की आवाज सुनकर माहिरा अंदर तक कांप गई थी। आगे कुछ कहा ना तो बोले तुम्हारे भेजे में उतार दूंगी, कहकर डायना ने गन वापस बैग में रखी। तभी वेदांत का फोन बजा। उसने कॉल पे की। यस डार्लिंग। वेदांत वेदांत ने कॉल पिक करते ही कहा। तभी माहिरा चिल्लाई। उसका चिल्लाना सुन विवन की आंखें सर्द हो गई। उसने फौरन डायना को अपनी आंखों से उसके मुंह पर रेत लगाने का इशारा किया। डायना ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर पट्टी लगाई। वे अभी कोई चिल्ला रहा था क्या? वे फोन के दूसरी तरफ मौजूद दुनिया जाने के यकीनन माहिरा की आवाज सुन रही थी। हाँ वो मैं रोड पर चला था। एक लड़की गिर गई। तुम सड़क पर पैदल क्यों चल रहे थे? कार कहाँ गई तुम्हारी? फोन की दूसरी तरफ मौजूद नव्या ने फोन चिल्लाते हुए कहा, वे कार भाई लेकर गए हैं। वेदांत ने बहाना बनाया, तुम्हारे भाई को मैं छोड़ूंगी नहीं। वे खुद कार में घूम रहा है और तुम्हें रोड पर छोड़ दिया। हाँ नव्या बेल, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ हो? वेदांत ने पूछा। हाँ मैं कैंटीन में हूँ, वेट आ रही नहीं और ये आ गई। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर नव्या ने कट कर दी थी। तो डायना जो कब से वेदांत को देख रही थी उसने कहा, बॉस आपकी गर्लफ्रेंड है? यस डायना, कहकर वेदांत मुस्कुराता नाइस मूव बॉस, थैंक्स डायना। इस लड़की का ट्रीटमेंट अच्छे से करना डायना। इवन जो कब से अपने सर नजर माहिरा पर टिकाया हुआ था उसने कहा, डोंट वरी बॉस, अभी ये मेरे अंडर में हो और यहाँ सबको पता है कि डायना ट्रीटमेंट इज वर्ल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट, कहकर डायना ने अपनी बत्ती से दिखाई। तो गरीब ने कहा, और हो रहा डायना। डायना का मुंह लटक गया। तारीफ नहीं कर सकते तो बुरा भी मत बोलो, डायना ने कहा। तो वीवन ने उन दोनों को घूरा। वेदांत, मुझे लगता है सबसे पहले ट्रीटमेंट की जरूरत इन्हें है, वीवन ने कहा। तो दोनों ने सर झुका लिया। बॉस नर्सी आपसे बात करना चाहती है। राहुल जो फोन लेकर बेसमेंट में आया था उसने आते ही कहा, अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, कहते हुए सोफे से उठा और बाहर निकल गया। इंडिया बोर्ड बंगलोर शाम हो चुकी थी। वो अपने केबिन में चेयर पर लीन हुई आंखें बंद किए बैठी थी। तभी केबिन का डोर खोल नव्या अंदर आया। अरे ने क्या हुआ है तुझे? तू ठीक तो है ना? नव्या ने अंदर आती ही पूछा था। हाँ नव्या मैं ठीक हूँ, कहते हुए चेयर पर सेट होकर बैठ गई। देख कुछ हुआ है या किसी ने कुछ कहा तो तुझे मुझे बता, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नव्या अब चेयर पर बैठ रही थी और नव्या की बातों में आंसू भाव शारदा के कहे हुए लफ्ज याद दिलाए थे और विवन भी उसके जहन में घूम गए थे। उसने सुबह से लेकर शाम तक उसे न जाने कितनी खोल गई थी पर उसका पे हमने फोन उठा। क्या वह मुझे छोड़कर चला गया है कि या उसे मेरी परवाह ही नहीं? वह सुबह हमने से कुछ इन्हीं सवालों में उलझ रही थी। अच्छा चल कहीं बाहर चलते हैं, नव्या ने उसे ऑफर दी। नहीं नव्या, मैं घर जाना चाहती हूँ, कहते हुए चेयर से उठी और टेबल से अपना बैग उठाया था। चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, नव्या ने कहा। तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई और नव्या के साथ ऑफिस से बाहर निकल आई। वे दोनों पार्किंग एरिया की तरफ जाने के लिए मुड़े ही थे कि एक कार तेजी से ब्रेक मारते हुए उनके सामने रुकी। कार का डोर खोल और आदित्य बाहर निकला। आदित्य को देखकर वे मुस्कुराए। नव्या भाई तो आ गए, मैं उनके साथ घर चली जाऊंगी, उसने कहा। नव्या से कहा। तो नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और पार्किंग एरिया की तरफ चली गई। आदित्य को देख उसकी आंखें नम हो गई थी। आदित्य के सीने से लग गई। वो 2 दिन से अकेली थी और किसी सहारे की तलाश में थी। जो सहारा पर ढूंढ रही थी वो उसे मिल गया था। आदित्य को सड़कों पर आती जाती गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों के साथ उसकी सिसकियां भी सुनाई दे रही थी। वो उसकी हालत देख हैरान हो गया था। क्या हुआ अरे? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें या मिस्टर आहूजा से कोई झगड़ा हुआ है? उसने उसने उसका सिर सहलाते हुए पूछा। उसने उसके सीने में सिर छुपा के जवाबन में गर्दन हिलाई। किसी ने कुछ नहीं बोला है मुझे मुझे बस आपकी याद आ रही थी, उसने दबी हुई आवाज में कहा। मुझसे मिलने के आगे आ जाती, रो क्यों रही हो? उसने पूछा। तो आर्यनी उससे अलग हुई और अपने हाथ में आंखों को रगड़ते हुए बोली, रोना आ रहा था इसलिए रो रही थी। खैर उसने गर्दन उठाया। आदित्य ने अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछे। अच्छा तो साफ साफ कहो ना कि तुम अपने मोटे मोटे आंसू बहाना चाहती थी, उसने कहा। आदित्य की आंखें फैल गई थी जब उसने उसके आंसू पोंछने के बाद उसके माथे पर हाथ रखा था। आ रही नहीं तुम्हें फीवर है? आदित्य ने कहा। नहीं भाई, शायद वेदर की वजह से होगा, उसने अपने गर्दन ना में हिलाते हुए कहा। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उंगली कहकर भी उसे कार के पास ले आया। उसने कार का डोर खोल उसे पैसेंजर सीट पर बैठा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। भाई कुछ नहीं हुआ है मुझे, उसने तब कहा जब आदित्य उसे डॉक्टर के केबिन की तरफ ले जा रहा था। वह लगातार अपना हाथ
छुड़वाने की कोशिश कर रही थी पर आदित्य ने उसकी एक ना सुनी। वो उसे केबिन में लेकर चला गया। चेक कर डॉक्टर, उसने केबिन में आते ही कहा। प्लीज। डॉक्टर ने कहा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को घूरते हुए चेयर पर बैठ गई। क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर ने पूछा। वो चेयर से उठते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर। इससे पहले वह भाग पाती, आदित्य ने उसे कंधे से पकड़ वापस चेयर पर बैठाते हुए कहा, इसे फीवर है शायद। ओके, लेट में चेक किया। डॉक्टर चेयर से उठ उसके पास आए और उसका चेकअप करने लगी। आपको हाई फीवर है और इस हालत में आप यहाँ तक आई कि डॉक्टर ने उसे चेक करने के बाद ही कहा, ये कुछ मेडिसिन है, ये आप टाइम पर लेते रहिएगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर आदित्य को पकड़ाया। आदित्य उसका हाथ पकड़ के मेडिसिन लेते हुए हॉस्पिटल से बाहर आया और उसे लेकर मेंशन के लिए निकल गया। तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती आ रही, नहीं तुम्हें हाई फीवर था, तुम लावारिसी की तरह घूम रही थी। आदित्य ने विंडशील्ड से बाहर देखते हुए सख्त लहजे में कहा, फीवर ही था भाई, और इसमें मर नहीं जाते। वे बैक सीट पर सीट टिकाई विंडो से बाहर देख रही थी। शर्ट आ रही नहीं, उतना ही बोला करो जितना मैं सुन सकूं। आदित्य ने सख्त लहजे में कहा। वैसे इतनी रात में अकेले क्या कर रही थी तुम? मिस्टर आहूजा कहाँ है? आदित्य ने पूछा। किसी बिजनेस के काम में भी बाहर गया है, उसने विंडो से पीछे जाती सड़कों को देखते हुए कहा। तकरीबन 1 घंटे बाद आदित्य की कार मेंशन के बाहर होगी। वे पैसेंजर सीट का डोर खोलकर बाहर निकलने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। दवाइयाँ टाइम पर ले लेना, कहते हुए आदित्य ने उसे पैकेट पकड़ाया। थैंक यू भाई, कहकर उसने पैकेट लिया और अंदर चली गई। आदित्य मेंशन के बाहर खड़ा उसे अंदर जाते हुए देखता रहा तब तक जब तक वे उसकी नजरों से ओझल न हो गई। वो जिस वक्त अंदर आई उस वक्त शारदा हॉल में सोफे पर दोनों पैर क्रॉस के बैठी किसी सर्वेंट से कुछ बात कर रही थी। वो शारदा को नजरअंदाज कर लिफ्ट की तरफ जाने लगी। इधर खुद को नजरअंदाज होता देख शारदा गुस्से से तिलमिला उठी। वह लड़का कौन था जिसने तुम्हें आज यहाँ तक छोड़ा और मेरे बेटे के पीठ पीछे दूसरे लड़कों के साथ मुकाला करती फिर रही हो तुम? शारदा ने सोफे से उठते हुए उस पर तंज कसा। शारदा के अल्फाज सुन वो रुकी और शारदा की तरफ मुड़ी। मैं किसी के साथ भी मुकाला करूँ मदर इन लॉ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर शायद आपको इतनी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आप मुकाला नहीं कर पा रही, कहकर उसने दोनों हाथ क्रॉस कर लिया और आगे कहा, वैसे आप कर सकते हैं। कहते हुए उसने धीरे धीरे अपने कदम शारदा की तरफ बढ़ाए। मुझे पता है शारदा ये फादर इन लॉ ट्रिप पर गए हैं और ये अच्छा मौका है आपके लिए। आपके जो दिल में आए वह करिए एंड ट्रस्ट में, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसने झुककर शारदा के कान में कहा, फिर गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखा। शारदा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और ये बात उसके सामने खड़े आर्यन ने बखूबी समझ ली थी। शट योर माउथ ऑफ, शारदा चिल्लाई और आर्यन के चेहरे पर साथी मुस्कुराहट छाई। वही शारदा की तेज आवाज सुन घर के सारे नौकर हॉल में आ गए थे। इधर आर्यन ने शारदा से कहा, इट्स बुरा लगा, आई एम सो सॉरी मदर इन लॉ, लग रहा मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कहकर उसने दांतों तले जीभ दबाई। आर्यन की हरकत देख शारदा का खून खोल चुका था। वह मासूम आर्यन नहीं थी जो उसकी करनी बातें सुन लेती थी, वो आर्यन थी जो अपनी तरफ न उठने वाली उंगली को तोड़ना जानती थी। तेरी और तो मुझे ही निकालनी ही पड़ेगी, दांत पेश कर कहते हुए शारदा ने उसके हाथ से पैकेट छीनकर फर्श पर फेंक दिया था। और जब तक को समझ पाती शारदा ने उसकी कलाई पकड़ और उसकी कलाई उसकी बैग से लगा दी। पता नहीं विवन को तुझ में ऐसा क्या दिख गया था जो तेरी जैसी लड़की को अपने सिर पर चढ़ा रखा है? शारदा ने दांत पीसते हुए कहा तो इधर रानी ने अपना हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ मुड़ी। वो उसे कंधे से पूछ गया और उसने उंगली दिखाते हुए बोली, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना शारदा, एक शब्द और बोला ना तो जबान काट लूंगी तुम्हारी, और यहाँ खड़े लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कहकर वो लिफ्ट की तरफ चली गई। वहीं आरीने का ये रूप देखकर शारदा और घर के बाकी सारे नौकर हैरान रह गए थे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो सबके सब जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। शारदा ने वहां खड़े नौकरों से कहा और ये कहकर वे अपने रूम की तरफ चले गई। इधर आने धूमधाम से डोर बंद करते हुए अपने रूम में और डोर से टेक लेकर फर्श पर बैठ गई। आंसू झड़ने की तरह उसकी आंखों में बहे जा रहे थे। शारदा के कहे अल्फाज कांटे की तरह उसके दिल में चुभे। उसे बेख्तियार विवन याद आया, उसकी बाहें याद आई। उसने खड़े होते अपना बैग फर्श पर फेंक दिया और वॉशरूम में चली गई। उसने शावर टैप ऑन किया और सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिया। वह अपने जिस्म को 2 घंटे तक पानी के नीचे रगड़ती रही, ऐसे जैसे शारदा के अल्फाजों ने उसे कोड़ों के घाव दिए हुए उन अल्फाजों को साफ करने की कोशिश कर रही थी जो उसके जिस्म पर नहीं उसके दिल पर लगे थे। वो शावर के नीचे बैठी फूट फूट कर रोती रही। वह टूट के बिखर चुकी थी। करीब 2 घंटे बाद वे वॉशरूम से बाहर आई। उसने रूम में नजर दौड़ाई। उसकी नजर विवन की शर्ट पर गई तो उसने लस्सी को रूम में रखवाया था। उसने सोफे से उसकी शर्ट उठाकर पहन ली और बेड की तरफ
बेड की उस साइड पर लेट गई जहाँ विमन सोता था। उसके ख्यालात में खोए वे कब नींद क्या होश में गई उसे पता नहीं चला। उसका हमने जेट सुबह के 8 बजे के करीब बंगलोर की बंजर जमीन पर लैंड हुआ। वो भी जेट से उतरकर रोल्स रॉयस में बैठकर मैनसन के लिए निकल गया और तकरीबन 1 घंटे बाद 9 बजे के आसपास उसकी कार मैनसन के बाहर होगी। भाई आज कोई काम मत देना, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब बस सोना है। वेदांत ने कार से उतरने के बाद वीवन से कहा और ये कहकर वे मैनसन के लिए अंदर चला गया। वीवन मीरा से बात करते हुए लिफ्ट से अपने रूम की तरफ आया। बहुत साढ़े 2 बजे आपकी मीटिंग मिसेज डिसूजा के साथ फिक्स की गई है। राज ने उसके साथ चलते हुए कहा। हम राज कहते हुए रूम के पास है, लॉन में वेट करो, आधे घंटे में भट्ट ग्रुप के लिए निकलेंगे। उसने राज से कहा तो राज ने ओके बॉस कहा और लॉन की तरफ चला गया। इधर वे रूम का डोर खोल अंदर आया। रूम की हालत देख उसकी आंखें फैल गई। उसका बैग और फोन फर्श पर बिखरा हुआ था। वॉशरूम का डोर खुला हुआ था। रूम की लाइट्स ऑन थी। कॉफी चैन से बेड पर सो रही थी। उसकी हरकत ने उसके गुस्से को और हवा दी। उस गुस्से को जो पिछले 2 दिन से उसके अंदर भरा हुआ था। ये क्या हालत बना रखी है तुमने रूम की, हम कहते हुए उसने अपना फोन टेबल पर रखा। उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कहते हुए उसने अपना मुझे उतार सोफा पर फेंका। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अपना ये ड्रामा बंद करो समझे तुम, उसने सख्त लहजे में उसका बैग और फोन उठाते हुए कहा और ये कहकर उसने उसका बैग और फोन सोफे पर फेंका। जवाब न मिलने पर विवन कुछ और फ्रस्ट्रेट हुआ था। वह उबलता हुआ उसके पास है और ब्लैंकेट को एक झटके में उसके जिस्म से हटा दे। वह हैरान नहीं था तो उसे अपनी शर्ट में देखकर उसकी शर्ट पहने आराम से सो रही थी। ये क्या ड्रामा लगा रखा है और ये कोई सोने का टाइम है। कहत विवन उसके पास बैठ गया और उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटा। उसकी आंखें फैल गई। आर्यन की हालत देख उसकी पलकें सूजी हुई तो सूला भी होठ नीले पड़ चुके थे। आर्यन कहते हुए विवन ने उसका गाल थपथपाया। उसकी हैरानी कुछ और बढ़ी थी जब उसने उसका माथा छुआ था। वो आग की तरह जल रही थी। विवन ने उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। लस्सी, वो चिल्लाया। उसकी आवाज सुन लस्सी फौरन रूम में आई और लॉन में बैठे राज ने भी जब उसकी आवाज सुनी तो रूम के पास आया और राज से को फौरन डॉक्टर सानिया को यहाँ बुलाए। उसने उसे सीने से लगाए हुए कहा। लस्सी फौरन हड़बड़ाते हुए रूम से बाहर निकल गई। उसने बाहर आकर राज से डॉक्टर सानिया को बुलाने के लिए कहा। यहाँ रूम में उसकी हालत देख विवन का पारा चढ़ चुका था। वे उसे सीने से लगाए हुए अब डॉक्टर के आने का वेट कर रहा था। 10 मिनट के अंदर डॉक्टर सानिया राहुल के साथ मैनसन पहुंची। राहुल रूम के बाहर ही रुक गया था और डॉक्टर सानिया रूम में चली गई। विवन ने जब डॉक्टर सानिया को देखा तो बेड पर लेटाकर से बेड साइड में खड़ा होगा। यहाँ डॉक्टर सानिया ने उसका चेकअप करना स्टार्ट किया। इन्हें हाई फीवर और फीवर की वजह से ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर सानिया ने उसका चेकअप करने के बाद विवन से कहा और ये कहकर डॉक्टर सानिया ने उसे इंजेक्शन लगाया। इनकी बॉडी बहुत वीक लग रही है, क्या ये अपनी डाइट सही से नहीं ले रही? उसे इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर सानिया ने विवन से पूछा और डॉक्टर सानिया के अल्फाजों ने उसे हैरान किया था। अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन दिया है, 1 घंटे में होश आ जाएगा और ये कुछ मेडिसिन है, आप मंगवा लीजिए और उनकी डाइट का क्या ध्यान रखिएगा, कहकर डॉक्टर सानिया ने उसे फिर सिर्फ सन पकड़ाई और रूम से बाहर निकल गई। वह हाथों की मुट्ठी कसते हुए रूम से बाहर निकल आया और राज से लस्सी और नसी को बुलाने के लिए कहा। लस्सी और नसी जिस वक्त उसके रूम में आई थी उस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नजर बेड पर सोई आर्यन पर टिकी हुई थी। यस सर, लस्सी ने आते ही कहा। आर्यन के खाने का शेड्यूल बताओ, उसने कब खाना खाया था? विवन ने गर्दन घुमाकर नसी से पूछा। सर मैम ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। वह विवन ने नसी की बात चिल्लाते हुए काटी। और ये तुम मुझे अब बता रही हो? सर मैंने आपको कॉल किया था बताने के लिए पर आपका फोन ऑफ था। मैंने राज सर को भी कॉल किया था पर आपने बात करने से मना कर दिया था। नसी ने बड़ी हिम्मत जुटाने की बात कहा तो तुम राज को कॉल पर यह बात नहीं बता सकती थी? विवन ने सोफे पर बैठे बैठे कहा। नसी खामोश खड़ी थी क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे फीवर कैसे हुआ? लस्सी, विवन ने सोफे से खड़े होते हुए लस्सी से पूछा। मुझे नहीं पता सर, लस्सी ने कहा। कैसे नहीं पता? हाँ मैंने तुम दोनों को ही कहा था उसका ध्यान रखने के लिए। उसने अपनी सर नजर लस्सी पर जमाए हुए कहा। तो वही उसके सवाल पर लस्सी घूंट पीने लगी तो इधर लस्सी को जवाब न देते देख नसी ने कहा। सर हम मैम का ध्यान रख रहे थे पर वो शारदा मैम। इससे पहले कि नसी अपनी बात मुकम्मल कर पाती लस्सी ने नसी का हाथ दबा दिया था और लस्सी की हरकत को विवन ने बखूबी नोटिस कर लिया था। हाथ छोड़ो उसका। लस्सी, विवन ने खत लहजे में लस्सी से कहा तो लस्सी ने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? हैव यू फॉरगॉटन हु आर इन फ्रंट ऑफ हैव? क्या तुम भूल गई हो तुम किसके सामने खड़ी हो? भूल गई ना? विवन ने पूछा तो लस्सी के अंदर खौफ नजर आया। सर शारदा मैम ने हमें बताने के लिए मना किया था, लस्सी ने कांपते हुए कहा। विवन ने एक झटके में लस्सी का गला पकड़ लिया। मुझे ऐसे नौकरों की कोई जरूरत नहीं है जो मेरे अंडर में काम करते हुए मालिक किसी और को समझे, कहते हुए विवन ने उसके गले पर अपनी पकड़ कसी। राज, विवन ने लस्सी पर सर्द नजर जमाई।
बाहर खड़े राज को आवाज लगी तो राज फौरन अंदर आया। ले जाओ इसे और वापस डायना के पास भेज दो। अब वही इसका इलाज करेगी। कहकर विमल ने उसे राज की तरफ धकेल दिया। सरलसी ने रोते हुए कहा। वही राज ने उसे बाहर से पकड़ कर उठाया और बाहर लेकर चला गया। इधर विमल ने नशे से पूछा क्या किया था शारदा ने। नशे तो नसी ने एक एक कर उसे वे सारी बातें बताई जो शारदा ने पिछले 2 दिन से उसके साथ की थी। वे सोफे पर बैठे आ रही पर मेरे जवाई नसी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था और ये सब जानने के बाद उसे शदीद गुस्सा आया था। शारदा पर शादी गुस्सा नहीं, गुस्से से कहीं ज्यादा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी और गले के नसें भी तन चुकी थी जो साफ तौर पर यह बयान कर रही थी कि आज शारदा का अंत होने वाला है। नाउ यू लिव। उसने नसीब से कहा तो नसीब फौरन रूम का दरवाजा बंद करते हुए वहां से चले गए। इधर विमल सोफे से उठाए था कि डोर को नॉक हुआ। उसने कैनों पे बेड का स्विच ऑन करते हुए कहा और बेड के पर्दे एक झटके में गिर गए थे। बॉस मीटिंग का टाइम हो गया है। राहुल जो उसका परमिशन मिलने पर अंदर आया था उसने अंदर आकर विमल से कहा सॉरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। उसने टेबल से अपना फोन उठाकर फोन ऑन करते हुए कहा सब पर बॉस ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। मीटिंग कैंसिल होने में हमें ही लॉस होगा। राहुल ने कहा तो कांच पर बैठे विमल ने गर्दन मोड़कर राहुल को बोला मैं अपनी बीवी के लिए 10 ऐसी कंपनियां चला सकता हूँ। राहुल कोई भी कंपनी उसके लॉसेज मेरी बीवी की हेल्थ से ज्यादा जरूरी नहीं है। उसने सर्द लहजे में कहा तो राहुल ने सर झुका लिया। उसे थोड़ी हैरानी भी हुई जिस इंसान ने कभी अपने काम के बीच किसी को नहीं आने दिया। वे इंसान आज एक लड़की के लिए 10 कंपनियां चलाने तक के लिए तैयार था। ओके बॉस मैं सारी मीटिंग कैंसिल करता हूँ कहकर राहुल रूम से बाहर निकल गया। वहीं विमल अब अपने फोन में मैसेज और नोटिफिकेशन चेक करने लगा। तभी सोफे पर रखा रीने का फोन बजा। उसने हाथ बढ़ाकर उसका फोन उठाया और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख कॉल पे की। हम आदित्य को आदित्य ने की थी। मिस्टर आहूजा आप आए कहाँ है और उसकी तबीयत कैसी है। फोन की दूसरी तरफ मौजूद आदित्य ने पूछा ठीक है वो और तुम्हें कैसे पता कि उसकी तबीयत खराब है। उसने पूछा कल रात में उससे मिलने आया था तभी पता चला कि उसे हाई फीवर है। हम कहते हुए उसने हाथों की मुठ्ठियां कस ली। कहाँ है वो। वह अभी सो रही है उठेगी तो बात करवा दूंगा कहकर उसने कॉल कट के उसका फोन सोफे पर फेंक दिया और अपने फोन पर नजर डाली। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसके सामने कोल्ड गुस्से की वजह से वह इतना सब कुछ झेलती रही। उसे पता भी नहीं चला और वह अपनी ही दुनिया में खोया था। कहीं ना कहीं उसकी इस हालत का जिम्मेदार वह खुद भी था। इन सवालों तो सुलझे हुए वह सोफे से उठा और अपना फोन वॉलपेपर पर दे मारा। फोन के टुकड़े हो गए और वो क्लोजेट में आया और सुमने कपड़े निकाल के क्लोजेट के से सीधे वॉशरूम में। उसने वॉशरूम का डोर खोला तो एक बार फिर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके कपड़े वॉशरूम में बिखरे हुए थे और ये सब देख उसे समझते देर नहीं लगी कि शारदा के बाद उसे कितना दर्द दिया था। खैर उसने उसके कपड़े उठाए और उसके कपड़े सेले पर रखने के बाद उसने एक घोट सावर लिया और कुछ ही देर में वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। वे सीधा आकर कैनों पे बैठ के पर्दे हटा दे उसके पास बैठ गया। मैं अभी भी बेहोश थी। तुम्हारे एक आंसू का हिसाब होगा शारदा चुकाएगी। मैंने कभी तुम्हें कोई दर्द नहीं दिया और जब मैंने तुम्हें खुद कोई दर्द नहीं दिया तो मैंने तुम्हें दर्द देने का हक भी किसी को नहीं दिया। उसने उसके माथे पर हाथ फेरा और झुककर उसका माथा चूमा और फिर बेड से उठकर रूम का डोर बाहर से लॉक करते हुए हॉल में आया। तभी हॉल में राज आया। बॉस वो घर बैठे लिविवर ने आर्म चेयर पर बैठते हुए राज की बात काटी। अभी नहीं। राज फिर रिमोट सिगरेट जलाते हुए चिल्लाया और कान्हा से वीवन की आवाज सुन नसी फौरन हॉल में आई। यस सर। नसी ने कहा शारदा को बुला कर लो। वीवन ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा तो नसी ने हाँ में गर्दन हिलाई और शारदा को बुलाने के लिए चली गई। इधर वेदांत अपने रूम में चैन की नींद सो रहा था। उसने भी जब वीवन के चिल्लाने की आवाज सुनी तो फौरन बेड से उठकर हड़बड़ाते हुए हॉल में आया। क्या हुआ भाई। वेदांत ने आते ही पूछा और पूछते हुए वहां रखे सोफे पर बैठ गया। अभी पता चल जाएगा उसने कहा तो वेदांत ने गर्दन घुमाकर राज पर नजर डाली और उसने आंखों के इशारे से पूछा कि क्या बात है। तो राज ने अपन कंधे उछवा दे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि आखिर क्या मसला है हुआ है। तुमने मुझे क्यों बुलाया। शारदा जो नसी के साथ हॉल में आई थी उसने आते ही बड़ी बड़ी ठिठाई के साथ विवन से पूछा तुमने मेरी बीवी से क्या कहा था। शारदा ने पर सर्द नजर जमाए सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए विवन ने पूछा तो शारदा ने फीकी स्माइल की। अपनी बीवी से नहीं पूछा तुमने कि उसने तुम्हारे पैसे क्या क्या गुल खिलाए हैं। शारदा ने कहा और ये खुद को बचाने का उसकी एक कोशिश थी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी शारदा। मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ही जबान लड़ा रही हो तुम। कहते हुए विवन आम चेयर से उठ खड़ा हो और झुकते हुए टेबल पर रखी ट्रे में सिगरेट रखी। एक बात बता दूं शारदा मैं इंद्र नहीं हूँ जो औरतों की नखरे उठाता फिरूं। मैं विवन सिंघानिया हूँ शारदा और जात से सख्त नफरत है मुझे। कहते विवन ने शारदा का चेहरा देखा। मत भूलो विवन तुम्हें जन्म देने वाली भी एक औरत ही थी और तुम्हारी बीवी भी एक औरत थी जिसके लिए तुम उससे जुबान लड़ा रहे। शारदा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो विवन उसके इर्द गिर्द टहलने लगा था। गुड शारदा तुमने एक सेंटेंस में जमीन से आसमान तक का डिफरेंस बता दिया। क्या करूँ शारदा के सामने रुका। बेल ये सब छोड़ो क्या कहा तुमने।
कि मैं तुमसे ज़ुबान लड़ा रहा हूँ, कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ परोस के, ज़ुबान नहीं लड़ा रहे तो क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम मेरी इज़्ज़त करनी नहीं चाहिए। शारदा ने कहा, इज़्ज़त की बात मत करना शारदा, इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक जिसकी इज़्ज़त मैं करूँ। कहते हुए वीरेन ने एक झटके में उसका गला पकड़ लिया। शारदा की आंखें बड़ी हो गई। मैंने कितनी बार कहा था तुमसे कि मेरी बीवी से दूर रहो, पर शायद तुमने मेरी बात समझ ही नहीं आई थी। वीरेन ने दांत पीसकर उसके गले पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, इंद्र रोशनी। शारदा दबी हुई आवाज में चिल्लाई। उसकी तेज आवाज सुनकर घर के सारे नौकर अब हॉल में आए। इधर सोफे पर बैठे हुए दांत ने कहा, भाई आपने इतने धीरे से क्यों पकड़ा है? कहकर उसने साथ ही मुस्कुराहट दी। और यहाँ शारदा जो आंखें तिरछी के वेदांत को देख रही थी, मैं वेदांत की बात सुन हैरान है थी। तो यहाँ भी ने गर्दन मुड़कर वेदांत को बुरा शर्ट अप वेदांत कहकर उसने वापस अपने सर्द नजर शारदा पर जमा दी। शारदा सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रही थी जिसका कोई फायदा नहीं था। उसकी हालत ना वीवन को पहनाने वाली थी और न वेदांत को। चिल्लाओ शारदा, जितना चिल्ला सकती हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला तुम्हारा अपना कोई नहीं है। वीवन ने शारदा से कहा तो सिर पर बैठाया था। दोनों हाथ ऊपर कर अंगड़ाई लेते हुए बोला, भाई जो करना है जल्दी करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहकर उसने अपनी नजर शारदा पर डाली। शारदा, माई सो कोल्ड मॉम, विन मैं आपको बता दूं ये डेढ़ बाहर गए हैं और रोशनी कॉलेज गई है, तो बस मैं बचा हूँ। पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मुझे आपको बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेदांत ने कहा, सुन जा शारदा, वैसे क्या कह रही थी तुम? मेरी बीवी तुम्हारे सिर पर बैठी है, कहते हुए विवेन ने उसके गले पर पकड़ कसी और उसे ऊपर उठाया। शारदा के छटपटाते पैर हवा में लटक गए। उसने विवेन के हाथ पर हाथ रखा और उसे और अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्या कह रही थी तुम? मेरी बीवी रंगरलिया मनाती है और तुम उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालोगी, कहते हुए विवेन ने हाथ खोल दिए। शारदा धम से फर्श पर जा गिरी और वे अपना गला पकड़ के खांसते हुए सांस ले रही थी। वहीं वेदांत और राज दोनों हैरान रह गए थे विवेन के अल्फाज सुन। इधर विवेन ने पंजों पर बैठते हुए शारदा के बाल मुट्ठी में भर उसका चेहरा ऊपर किया। कितनों के साथ गुल खिलाया है शारदा? वीवन ने दांत पीसते हुए पूछा। और वीवन का ये रूप देख शारदा की आंखों में अब सिर्फ खौफ नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका काल खुद उसके सामने खड़ा हो। आर्यन के साथ क्या गया स्वरूप उसके आंखों के सामने से गुजर गया। एक औरत होकर दूसरी औरत के दामन पर कीचड़ उछालने से घटिया काम कुछ नहीं है। और ये बात अब शारदा की समझ में आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो वीवन। उसने वीवन के पैर पकड़ लिए। वीवन ने उसके बालों को छोड़ा और उसका हाथ झटकते हुए राज से कहा, राज मेरे जिम से लोहे की रोड लेकर आओ। राज ने ओके बॉस कहा और लिफ्ट की तरफ चला गया। तुमने इस मासूम से बच्चे को इतने घटिया वर्ड्स कहे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शारदा वेदांत ने शारदा को घूरते हुए कहा। फिर उसने रिवेन से कहा, मैं तो कह रहा हूँ इसे मार ही दो। मौत तो इसके लिए बहुत छोटे से जाओगी। इसके लिए वेदांत, इसका तो मैं वो हाल करूंगा कि मरते दम तक नहीं भूलेगी। विवन ने शारदा को घूरते हुए कहा। तो शारदा ने अपने हाथ जोड़ दिया। मुझे छोड़ दे विवन, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। शारदा गिर गए तो विवन हंसा। तुम्हें क्या लगता है शारदा, डू आई केयर अबाउट दी थिंग्स? तुम किसी से कुछ भी कह भी दोगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शारदा। पर अब तुम कुछ भी कहने के लिए बचोगे नहीं। सभी बनने का तभी राज एक लोहे की रोड लेकर हॉल में आया और रोड विवन को पकड़ाकर साइड में खड़ा होगा। वहीं विवन के हाथ में रोड देख शारदा की आंखें फटी रह गई। डॉक्टर सानिया को कॉल करो और बोलो एम्बुलेंस यहाँ भेज दे, कहते हुए विवन ने रोड पर अपनी पकड़ कसी। वहीं राज ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया और राहुल केडन ने भी कॉल कर मैंसर में आने के लिए कहा। ये उस जुबान के लिए चीज जुबान के लिए तूने मेरी बीवी को वे शब्द कहे थे। शारदा ने विवन के अल्फाज तब सुने जब विवन ने लोहे की रोड से पैरों में मारा था और वे चीखी थी। उसने अपने पैर पकड़ लिए थे और विवन के इस रूप को देख वो अंदर तक आ गई थी और अब चिल्लाने की वजह से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। ये उन पलकों के लिए जिनकी जो तेरी वजह से सूजी हुई थी। फर्श पर लेटी शारदा ने विवन के अल्फाज तब सुने जब विवन ने लोहे की रोड से उसकी गर्दन पर मारा था और शारदा ने तुरंत अपनी गर्दन पकड़ ली थी। ये मेरी बीवी के हाथों को मोड़ने के लिए कहे तो विवन ने उसके हाथों में लोहे की रोड से एक जोरदार वार किया था और इस बार शारदा की भयानक चीख निकली थी। विवन की बातों से साफ पता चल रहा था कि उसने आर्यन के एक एक अंग और हर एक दर्द को अपने दिल में उतारा था और फिर एक आखिरी बार उसकी कमर वार किया और विवन ने रोड फर्श पर फेंकी। वो तो वहीं शारदा अधमरी हालत में फर्श पर लेटी हुई थी। अब ना कुछ बहुत कहने की हालत में थी ना कुछ सुनने की। वहीं वेदांत आराम से सोफे पर बैठा सब देखता रहा। उसे हमेशा से पता था कि शारदा उसकी मुस्लिम माँ नहीं है। वह आमना को और इंद्र को ही अपना परिवार मानता था और अब इंद्र की वजह से उसे शारदा से हमदर्दी थी। पर जब उसे विवन ने सारी सच्चाई बता दी थी वह हमदर्दी भी खत्म हो गई थी और अब उसके लिए उसका भाई ही सब कुछ था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई और केडन राहुल भी आए। राहुल का नजारा देख केडन और राहुल के होश उड़ गए। क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हुआ है? वार्ड बॉय ने अंतरा देगा। ये छत से गिर गई है, इसके हाथ पैर सब टूट गए हैं। इसे ले जाकर एडमिट करो। और एक बात, ये डॉक्टर सानिया के अंडर ही रहेगी। विवन ने शारदा की तरफ इशारा कर कहा। तो वहीं हॉस्पिटल के स्टाफ ने
शारदा को स्टेज पर ले रहा और उसे वहां से लेकर चले गए। वेदांत भी सोफा से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। नसी को छोड़कर सारे सर्वेंट को लेकर जाओ और न्यू सर्वेंट का अरेंजमेंट करो। विवन ने हॉल में खड़े मैनेजर से कहा। तो वहीं सर्वेंट ने जब विवन की बात सुनी तो सबके होश उड़ गए, पर नसी को कोई फर्क नहीं पड़ा विवन का रूप देखकर, क्योंकि वे विवन के इस रूप से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसने उसका ये रूप रस्सिया में भी देखा था और विवन की एक लॉयल सर्वेंट थी। वहीं विवन ने अपनी आंखें अल्फाज गए और लिफ्ट से होते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।